बोलिए दर्पण। बोलिए दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। परिपाटी इसको परीक्षा में जानते हैं कैसे पूछता है? ये कहाँ से जानते हैं? इसको पूछेगा बोलिए दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी फिर से यहाँ लिख देते हैं अथवा इसी को क्या बोलेगा? बोलिए दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखिए, सबसे पहले ये बताया कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपको ये बताया गया था कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ। अवतल दर्पण किसको कहेंगे? जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब हम लोग ये जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी का मतलब कि क्या होगा, उत्तल दर्पण में चिन्ह क्या होगा, अवतल दर्पण में चिन्ह कैसे चिन्ह निर्धारित किया जाता है, यही बोला जाता है कार्तीय चिन्ह। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके प्रवर्तक सतह को हमेशा बाएं रखा जाता है। तो बाएं इधर उस साइड होगा, ये इस साइड होगा, इस साइड होगा। इस साइड क्या होगा? बाएं। यानी प्रवर्तक सतह, पहले तो ये याद रखना है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह को हमेशा बाएं रखा जाता है। जैसे यहाँ एक हम दर्पण बना रहे हैं, ये एक मान लिया गया यहाँ पे एक दर्पण हो गया और एक और यहाँ पे एक दर्पण बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अगर इसका कलई करना होगा तो इधर कलई करेंगे, परावर्तक सतह किधर रखेंगे? तो बाएं की ओर, और कलई किधर करना है? दाएं की ओर करना है। तो अब बताइए कि धसालका को रंग दिया गया तो उठालका से न प्रकाश के प्रवर्तन होगा, और इसमें क्या करेंगे कि ये उठालका भागवा को रंग देंगे। तो उठालका भागवा को रंगिएगा तो क्या होगा? धसालका भागवा से प्रकाश का प्रवर्तन। अरे कहिए यही ना होगा? तो ये इसके धसे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, तो इसको कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल। और इसके उठे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, इसलिए इसको कौन सा कहेंगे? अवतल कहेंगे। तो आपको ये याद रखना होगा, चाहे दर्पण कोई भी हो, उसका प्रवर्तक सतह को किधर रखना है? बाएं रखना है। इस तरफ बाएं बोलेंगे और उस तरफ क्या? दाएं, ठीक है। अब ये नहीं कि ये वाला दर्पण बनाना है तो हम लोग इस तरह से नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके नहीं बना सकते हैं इस तरह से, और इधर रंग के हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा? गलत। यानी प्रवर्तक सतह बाएं है कि दाएं है? तो इस स्थिति में दाएं है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा? इसको गलत माना जाएगा, ठीक है। और ये ना कि ये ध्यान रखिएगा इस तरह से ये है, इस तरह से, और इधर ये तो बनाइए लिए इस तरह से है, ध्यान रखिएगा, और इधर हम रंग दिए और कहेंगे ये धसालका भाग से जाने के प्रकाश के प्रवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा? गलत। इधर हम नहीं रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं क्या? तो पहले याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह को किधर रखते हैं? हमेशा बाएं रखते हैं। तथा सभी प्रकार की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव पता कैसे होता है? ध्रुव ध्यान रखिएगा कि कोई दर्पण होता है ना, दर्पण की ज्यामितीय मध्य बिंदु को आपको बताए थे कि टोटल लेंथ इसका कितना है, उसका ठीक आधे दूरी पर जो भी बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ध्रुव बोलेंगे। तो इसका ध्रुव कहीं ना कहीं होगा, इसका ध्रुव भी कहीं ना कहीं होगा, बोलिए होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ध्रुव और इसका केंद्र भी होता है, पता है ना, ये गोला के भाग है तो इसका केंद्र होगा। तो ध्रुव और केंद्र से जाने वाली सरल रेखा को हम लोग बताइए क्या नाम देते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो सभी तरह की दूरी आपको याद रखना होगा, चाहे दर्पण कोई भी हो, सभी तरह की दूरी कहाँ से मापी जाती है? तो इसके P से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? तो यहाँ भी P है, तो इसमें दूरी कहाँ से मापेंगे? P से मापेंगे। इतना बात समझ में है ना? पहले याद रखना है, ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह को हमेशा बाएं रखा जाता है तथा दर्पण में सभी तरह की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। जब दूरी मापेंगे यहाँ से, तो आपको ये देखना है कि यहाँ से इस साइड में है या इस साइड में है। यदि ध्यान रखिएगा कि यहाँ से ध्रुव से इस साइड में है, देखिए यहाँ से ये बन जाएगा ऐसे, इस
स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ध्यान रखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, ऊपर भी ध्यान रखिएगा, ऐसे ये जाएगा सोच, समझ रहे हैं ना। इस तरह से ये होगा। तो ये P बिंदु से अगर इस तरफ दूरी जो भी दिख रहा है तो सारा दूरी ऋणात्मक होगा। कौन सा दूरी होगा? ऋणात्मक होगा। और ये P से जितना भी इधर का दूरी होगा सारा दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसमें बोलिए कौन सा दर्पण है भैया? है अरे भाई कौन सा दर्पण है? उत्तल है, तो इसमें F भी इधर ही होगा और C भी इधर ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या? और इसमें बोलिए कि F इधर होगा इस तरफ और C भी इधर ही होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि C है। किसी को परेशानी? अब बताइए कि हम लोग जानते हैं कि C से लेके P तक की जो दूरी होता है उसको R कहते हैं या नहीं कहते हैं? यहाँ F होता है, F से लेके P तक की जो दूरी होगा उसको छोटा f कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसमें बोलिए कि ये वाला F और R बाएं है कि दाएं है? किधर है? तो बाएं वाला दूरी अभी बोलेंगे कि क्या होता है? ऋणात्मक कि धनात्मक? आप ऋणात्मक होगा। क्या होगा? P के इधर वाला अगर दूरी दिख गया तो क्या लिखना है? अब P के इधर वाला दूरी दिख गया तो क्या बोलना है? इसमें F जो होगा यहाँ से भी आप एक डॉट लाइन से खींच सकते हैं। ये डॉट लाइन से ध्यान रखिए, इस तरह से यहाँ P है। तो इसमें आप बताइए कि F होगा इस तरफ, छोटा f हुआ, और R भी होगा इसी तरफ। अरे बोलते क्या नहीं है? R भी इसी तरफ होगा। तो बोलिए F धनात्मक होगा या ऋणात्मक? R धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? लेकिन इसलिए बोलिए F धनात्मक कि ऋणात्मक? R धनात्मक कि ऋणात्मक? तो पहचान में नहीं आएगा। हमको बस यही देखना है पहले तो ये कि P से इधर दूरी है कि इधर है। अगर इधर दूरी है तो उसको ऋणात्मक मानेंगे और इस तरफ दूरी है तो उसको क्या मानेंगे? जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि सारा दूरी इधर होगा, इसमें देख रहे हैं कि सारा दूरी इधर होगा। तो इसमें वाला उत्तल दर्पण में जो R होता है, F होता है, वो धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण में बोलिए R और F क्या होता है? अच्छा, अब प्रतिबिंब कल पढ़े थे ना कि इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें वस्तु को बोलिए कि बाएं रखते हैं या दाएं रखते हैं? इधर रखेंगे या उधर रखेंगे? तो इसमें भी वस्तु को इधर ही रखेंगे और इसमें भी वस्तु को इधर ही रखेंगे, यानी वस्तु दूरी बाएं, इसमें भी वस्तु दूरी बाएं। तो दोनों में वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? आप कहेंगे ऋणात्मक होगा क्योंकि दोनों बाएं हैं। अच्छा, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? तो सारा बन रहा था इधर। एक स्थिति था जो इधर बना था, बोलिए बाकी 6 का 6 स्थिति ध्यान रखिएगा इधर ही था। एक स्थिति इसमें बताया गया था, ध्यान रखिएगा कि जब वस्तु कहाँ पे रहता है? अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? A पर। और जब वस्तु F पर रहता है, उल्टा बस ऐसे ही याद कर लीजिए ना। देखिए, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ? और जब वस्तु A पर तो प्रतिबिंब कहाँ? 2 तो याद हो जाएगा। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ? और जब वस्तु A पर तो प्रतिबिंब कहाँ? अच्छा, दूसरा का ध्यान रखिएगा कि जब वस्तु अनंत एवं C के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब बताइए क्या होगा? C एवं F के बीच, यही ना बताए थे? तो जब वस्तु C और F के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बताइए ना, 4 वो तो ऐसा ही याद होगा। कब कहाँ प्रतिबिंब बना है समझ रहे हैं क्या? कि जब वस्तु अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु F पर तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत एवं C के बीच होगा तब उसका प्रतिबिंब, और जब वस्तु C एवं F के बीच होगा तब उसका प्रतिबिंब। ये बताए थे कि जब वस्तु C पर होगा तो उसका प्रतिबिंब CA पर बनता है। कहाँ बनता है? C पर। तो इधर से भी देख लीजिए, जब वस्तु C पर तो उसका प्रतिबिंब C पर, जब वस्तु C पर तो उसका प्रतिबिंब C पर। कई को हो गया? 5 को नहीं हो गया? छठा स्थिति क्या बताए थे कि जब वस्तु F और किसके? P के बीच होगा, इसके बीच होगा तब उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। बताए थे ना, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। कैसा? आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। आवर्धित के मतलब बताए थे, आवर्धित के मतलब 12 है। क्या बोले? दर्पण है, द है, ठीक है। अब जा गए दर्पण। अब हमको बता दो बबुआ लोग कि इसमें वस्तु अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ? ये दोनों तो इसमें है, इधर है ना। ये दोनों स्थिति में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? ऋणात्मक।
जब वस्तु अनंत एवं सी पर तो उसका प्रतिबिंब सी और कहाँ एफ, यानी ये भी दोनों क्या होगा ऋणात्मक, क्योंकि दोनों इधर ही है। जब वस्तु सी पर तो प्रतिबिंब क्या, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी ये भी ऋणात्मक, क्योंकि ये भी इधर है। जब वस्तु पी और एफ के बीच, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे इधर ना, यानी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा, लेकिन वस्तु दूरी क्या होगा ऋणात्मक है। इसमें प्रतिबिंब इधर बनता हुआ प्रतीत होता है, इस तरह बनता हुआ प्रतीत होता है, कल बताया था ना, इस तरह बनता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह बनता हुआ प्रतीत होगा तो धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक यानी प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा, और वस्तु तो हमेशा इधर ही रहेगा, वस्तु दूरी क्या होगा। तो यही सब चिन्ह परिपाटी लिखिए। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हो गया। लिखिए, आइए लीजिए और लिखिए, बोले। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी है। गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी है। गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी है। निम्नलिखित चिन्ह परिपाटी हो गया। पहला, देखिए गोलीय दर्पण के, एक नंबर लिखिए, देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को क्या कर रहा है, की करत हवा हो। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को हमेशा बाएं रखा जाता है, हमेशा बाएं रखा जाता है, तथा हमेशा, हमेशा बाएं रखा जाता है, तथा सभी तरह की दूरियां, तथा सभी तरह की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी तरह की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव बोले तो P, सभी तरह की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी तरह की दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। हो गया। नंबर 2 नंबर में लिखिए। एक लाइन में हाथ दुखा गया हो बस, नहीं मैं। नंबर 2 क्या बोले हैं कि सभी तरह की दूरियां दर्पण के कहां से, ध्रुव यानी P से मापते हैं। और ये वाला दिशा है, ये इधर परावर्तक सतह है कि इधर परावर्तक सतह, परावर्तक सतह इधर है ना, इसमें भी इधर है ना, तो आपतित किरण की दिशा इधर से इधर होगा, आपतित किरण की विपरीत दिशा इधर से इधर होगा, समझ रहे हैं ना। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां जो होगा ना वो धनात्मक होगा, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो लिखिए, बोल रहे हैं 2 नंबर में। देखिए, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, सभी दूरियां हो गया धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक होगा। लिखिए, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक मानी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। 2 नंबर में हो गया। 3 नंबर में लिखिए। देखिए, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं, ऋणात्मक मानी जाती है। हो गया। दूसरा, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या
प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दोनों किधर रहेगा समझ जाइएगा, एक को बताएंगे दूसरा समझ जाना। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या, इसको भी क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, कहेगा हाँ ठीक है, ऊपर बढ़ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ऊपर बढ़ रहा है इतना ठीक कहाँ से? चलिए, तो दूसरा आपको ये समझना है कि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है। ये आपतित किरण की दिशा इधर होगा ना, अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो क्या होगा? धनात्मक या ऋणात्मक। लेकिन कंपेयर हमेशा P से करना है, याद रखना है। कहाँ से करना है? P से ही देखना है कि इधर है कि इधर है। इधर होगा तो, 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 इधर होगा तो। ठीक है, लिखिए क्या नंबर? 4 नंबर। 3 को बोल दिए, लिखिए 4 नंबर। 3 को क्या क्या बोला? भी क्या बोले ना, बोल दिया आपने दिशा। चलिए, अब ये बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलेंगे ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर खारा जोन रही वो धनात्मक हो, जैसे हेने हो गए, चाहे हेने हो गए, चाहे ने से मतलब ने है। भाई मुख्य अक्ष दिखा था लाइनवा, ये लाइन के ऊपर अगर वही खड़ा हो, चाहे ये साइड 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 खड़ा हो, ये हमेशा क्या होगा? अच्छा, अगर नीचे खड़ा रहते भाई लाइन के नीचे है तो ये बोलिए क्या होगा? ई हो ऋणात्मक। समझ रहे हैं ना? तो इसमें भी नीचे आएंगे तो धनात्मक या ऋणात्मक। हम करें यहाँ पे एक वस्तु बना दिए, बोलिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक लिया जाएगा कि ऋणात्मक? क्यों ऋणात्मक? ऋणात्मक की धनात्मक? धनात्मक क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर है। लेकिन यही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बना दिए, बोलिए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक क्यों? क्योंकि अब मुख्य अक्ष के नीचे। समझ रहे हैं ना? लिखिए, लिखिए मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष ना लिखे तो प्रधान अक्ष लिखला। ठीक है, मुख्य नहीं लिखा होता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक मानी जाती है। लिखना, धनात्मक मानी जाती है, सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। हो गए कई गो? 4। 5वां लिखिए तब। देखिए मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नीचे की ओर मापी गई, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नीचे की ओर मापी गई, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नीचे की ओर मापी गई, नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। बड़ी हंसा तरफ हो, क्या बात है? हाय हाय, हैं? हो गए? देखा, हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे? इधर मुख्य अक्ष को बोलेंगे ना, आपतित किरण की दिशा। ऐसे जा रहे हैं तो बोलिए आपतित किरण की दिशा की विपरीत दिशा। अरे नहीं, तीर दिख रहा है क्या आपको? तीर चीज इधर जा रहा है, इसका मतलब ये आपतित किरण की दिशा में कि विपरीत दिशा में?
आपतित किरण की दिशा। तीर चिन्ह अगर इधर जाए तो बोलिए आपतित किरण की क्या होगा, विपरीत दिशा होगा, इस तरफ जाएगा। दूरी तो लेंगे यहीं से, इतना ध्यान रखिएगा। तीर इधर बना देने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि इधर वाला दूरी धनात्मक होगा, समझ रहे हैं आप लोग। दूरी हमेशा यहाँ से, लाइन दिख रहा है ना, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंक्लूजन यही है, ठीक है। लाइन के हे तरफ बढ़ा तो ये ऋणात्मक है, हे तरफ बढ़ा तो धनात्मक, ठीक है। तो ये मत सोच लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, तो बोलिए कि वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, तो कहेंगे ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन गया तो बोलिए धनात्मक कि ऋणात्मक, तो धनात्मक होगा, क्योंकि इस तरफ है ये लाइन के। तो ये आपतित किरण की दिशा होगी, यहाँ पर लिखेंगे आपतित, आपतित किरण की दिशा, किरण की दिशा बुझाई देता, ये धनात्मक। और ये बोलिए क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ये बोलिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अच्छा नीचे की ओर हो जाए, जैसे यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं, अरे फिगर दोनों समझिए कि एक ही है, सिर्फ अंतर ये है कि ये उत्तल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है। तो नीचे की ओर अगर दूरी होगा तो ये बोलिए कि धनात्मक कि ऋणात्मक, तो ये होगा ऋणात्मक। ऊपर की ओर अगर दूरी होगा तो बोलिए क्या होगा, धनात्मक। नीचे की ओर अभिलंब ये, ऊपर की ओर अगर ले रहे हैं तो बोलिए क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ रहे हैं क्या। ये नहीं सोचना है कि ये जो भाई लाइन पारे हैं खींचे हैं तो केवल इधर ही होगा, तब हम इधर भी खींच सकते हैं। इस लाइन के नीचे हो गया तो समझिए ऋणात्मक, इस लाइन के ऊपर हो गया तो समझिए क्या, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा इसमें भी आपको बता दिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर होगा तो ऋणात्मक, इस लाइन के इधर होगा तो, इस लाइन के इधर होगा तो, इस लाइन के इधर होगा तो इसको बना लीजिए समझने के लिए। अरे बेचारे ये कौन सा दर्पण, तो बस शॉर्ट में याद रखिएगा। यहाँ पे बता रहे हैं किसको क्या कहेंगे, समझते हैं ना आप लोग। बोलिए छोटा एफ को क्या कहेंगे, फोकस, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आर को क्या कहेंगे, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। एफ, बड़ा एफ को क्या कहेंगे, फोकस या मुक्त फोकस। सी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। समझ रहे हैं। वस्तु दूरी के अगर जहां यू आ जाए ना तो समझना है वस्तु दूरी, ए लड़की वस्तु, जहां भी आ जाए वहां ये समझना है कि प्रतिबिंब दूरी है। क्या समझिएगा, प्रतिबिंब दूरी। और उसके बाद जहां एच आई आ जाए तो इसको बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। पहले एच ओ लिखते हैं, ये कोई एच बनाने में इतना समय लग गया। एच ओ को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओ है जाता ना। एक वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, जहां वस्तु की ऊंचाई लिखना होगा बोलिए क्या लिखेंगे, एच ओ। जहां ध्यान रखिएगा एच आई मिल जाए तो इसको समझना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ पा रहे हैं क्या, इसको बोलेंगे इमेज ऑफ हाइट, ठीक है, या हाइट ऑफ इमेज। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या लिख रहे हैं उसको समझ लेते हैं। इधर लिख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए, कौन सा दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में, अभी मिटाते हैं ऊपर, ये ध्यान रखिएगा ऊपर नहीं सॉरी, उत्तल दर्पण में चिन्ह लिया जाएगा, समझते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बताए थे ना कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। और जो ध्यान रखे आभासी है या काल्पनिक है। तो इसमें बताइए कि जो प्रतिबिंब होगा उस तरफ बन रहा था कि इस तरफ बन रहा था, आप कहिएगा उस तरफ बन रहा था, वस्तु तो हमेशा इधर। तो
इसमें यू जो होगा उत्तल दर्पण में चिन्ह आपको याद रखना होगा, बुझा जाएगा क्या? तो उत्तल दर्पण में चिन्ह ध्यान रखिए, यानी यू जो होगा ये ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक समझते हैं ना? अरे यू का मतलब क्या अभी बताया ना, यू मतलब क्या? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी इसमें क्या होगा? भी जो होगा, ध्यान रखिएगा कि भी जो होगा इसमें ये धनात्मक होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब इधर बनेगा। अच्छा, एफ जो होगा ये क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि ये भी तो इधर ही होता है ना, देख रहे हैं ना। आर जो होगा ये बोलिए क्या होगा? ये भी होगा धनात्मक। समझ पा रहे हैं क्या? और इसमें ध्यान रखिए वस्तु को तो हमेशा ऊपर रखते हैं। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये क्या होगा? धनात्मक। और प्रतिबिंबों बनता है ऊपर, यानी हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? ये भी होगा धनात्मक होगा। अरे देख रहे थे ना कि ऊपर प्रतिबिंब बना था, ये उत्तल दर्पण में चिन्ह हो गया। यहाँ पर लिखे हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में चिन्ह आपको याद रखना होगा कि इसमें क्या होगा समझते हैं? बोलिए, सब चीज इधर ही होता है ना, यानी वस्तु दूरी जो होगा यू ये भी क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन याद रखिएगा ये जो है वस्तु दूरी इसको कहते हैं, ही जो होगा ध्यान रखिएगा ये ऋणात्मक होगा, लेकिन कब होगा? तो ये बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। एक स्थिति बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, और उस स्थिति में भी जो होगा ऋणात्मक ना होकर क्या होता है? धनात्मक, क्योंकि इस तरह बन जाता है। तो ये लिखेंगे ध्यान रखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के लिए। काल्पनिक प्रतिबिंब जगह नहीं है, आप समझते नहीं, ये काल्पनिक आभासी करते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के लिए। अच्छा, एफ की बात करें, एफ बोलिए क्या होगा? बोलिए एफ क्या होगा? ऋणात्मक, क्योंकि इधर होगा। अच्छा, आर बोलिए क्या होगा? ऋणात्मक, क्योंकि वो इधर होगा। और इसमें और ये ध्यान रखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ये क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि वस्तु को हमेशा ऊपर रखते हैं हम। हाइट ऑफ इमेज जो होगा ये ध्यान रखिए नीचे बनता है, तो ये क्या होगा? ऋणात्मक। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, क्या इसमें और बनता है क्या प्रतिबिंब? हम कहें हाँ भाई अभी तो पढ़ लियो ना, ये वाला काल्पनिक भी बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज ध्यान रखिएगा प्लस भी होगा, लेकिन कब? जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलिए किन लोगों को नहीं आया समझ में? क्या जो बात बताएं सारा समझ में आ गया? तो धीरे से इसको पहले लिखना है, तब इसको लिखना है, तब इसको लिखना है। लिखिए, क्या बोले हैं जी? दर्पण सूत्र। अब लिखना क्या है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। दर्पण सूत्र समझ लेते हैं थोड़ा सा। कल बताया था, ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में वो सिद्ध करने के लिए R बराबर 2F या F बराबर R बाई कितना 2। दर्पण सूत्र समझते हैं कि कोई भी दर्पण हो, दर्पण दो ही तरह का होगा। ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। गोलीय दर्पण कितना तरह के? दो तरह के मुख्य रूप से होता है, ऐसे तो होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक उत्तल दर्पण होगा, एक क्या होगा? अवतल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण में यू भी, देखिए यू भी और एफ के बीच जो संबंध होता है ना, उसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। फिर से कह रहे हैं, इसको कौन सा दूरी कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी। इसको क्या बोलेंगे? इन तीनों के बीच जो रिलेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। रिलेशन क्या है? हाई जोन बारे ना, फूफा जी, फूफा जी 1/A बराबर 1/U प्लस 1/ क्या होता है? इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग यही सूत्रवा को साबित करने जा रहे हैं। ठीक है, इतना बराबर होता है तो काहे कैसे होता है भैया? कैसे कह सकते हैं कि 1/A बराबर 1/U प्लस 1/V होगा? चलते पहले तो लिखना है दर्पण सूत्र। लिखिए, बोले
देखिए किसी गोलीय दर्पण में U, V तथा F के बीच जो संबंध होता है, संबंध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पे लिख देते हैं, पंचसूत्र दिख रहा है क्या? ठीक दिख रहा है। अर्थात 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। पहले यहाँ पे एक प्रश्न बना है, ये नहीं चल रहा है, इससे लिखते हैं। एक प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या कि अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे 1/F बराबर 1/U प्लस 1/ क्या V होता है। हाँ, अवतल नहीं लिखे हैं क्या? अवतल दर्पण दोनों बता देंगे, उत्तर भी बताएंगे, अवतल भी बता देंगे, लेकिन परीक्षा में ज्यादा कौन सा यही पूछेगा, अवतल दर्पण, उत्तर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पहले तो इधर ध्यान देना है। पहले देखिए बात में इधर कहाँ बात करते हैं। एक बनाना है बबुआ के कटोरा, अवतल दर्पण बनाने के लिए बताइए तो बाहरी कलई करते हैं ना जी, तो बाहर ये रंग देंगे। ओके, रंगा गया। और उसके बाद क्या करेंगे? एक मुख्य अक्ष नीचे ही आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? हम पी को इस तरह बना देते हैं, दिख रहा है ना, ये खूब सुंदर। यहाँ इसका क्या है? एफ है, जितना दूरी पे ये उतना ही दूरी पर बनाना है। क्या समझ रहे हैं? फिर से कह रहे हैं कि जितना दूरी पर P से F रहेगा ना, उतना ही दूरी पर F से कहाँ रहेगा? इतना आपको जाना है। वस्तु को हम लोग कहीं पे रख देते हैं, ये एक वस्तु रख दी है, कहाँ? अनंत और C के यहाँ से वस्तु से कई गो प्रकाश किरण प्रतिबिंब निर्माण के लिए बताए थे ना, कम से कम 2 प्रकाश किरण गुजरा जाता है। एक होगा मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण से परावर्तन के बाद किससे? F से होकर जाएगा, तो एक जाएगा इसके समांतर, वैसे गया दर्पण पर पड़ा और दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ से? F से होकर ऐसे ध्यान रखिएगा गुजरेगा। किसी को परेशानी? एक गुजर गया, इसका तो मुड़िए छील दिया, हमने केस लगा देंगे। ठीक है, हो गए। दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से? तो दूसरा प्रकाश किरण आपको बनाना है कहाँ से? तो C से या नहीं तो F से। तो ज्यादा बेटर C से है। C से आने वाली प्रकाश किरण ध्यान रखिएगा अपने रास्ते से बेचारा लौट जाता है, ऐसे आएगा और दर्पण पर पड़ेगा, और पड़ने के बाद मुंह लटका के फिर अपने रास्ते से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है C और यहाँ क्या है? अच्छा, दर्पण को हम लोग मान लेते हैं कि Mn एक क्या है? अरे बोलिए क्या है? दर्पण कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। ये प्रकाश का ऐसे ध्यान रखिएगा परिवर्तन होगा। अब बोलिए कि ये है, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा किरण है? दिख रहा है, ये किरण है और ये किरण है, दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट दिया ना, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा।
ललकी, ये ललकी काहे बात कर रही है? यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नीचे। वस्तु को हम लोग मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं ओ, और क्या है ए, तो ए वाला सिरा नीचे आ गया है, तो ए डैश और यहाँ क्या? किसी को कोई परेशानी हो तो कृपया करके हमसे बताएंगे जरूर, ठीक है। यहाँ बी मान लेते हैं और यहाँ क्या मान लेते हैं? डी। कुछ नहीं, एस भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आर भी आर मत मानिएगा, एसी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे? एक लंब डाल लेंगे, ये वाला एक लंब डाल लिया जाएगा और यहाँ नाम दे देते हैं कौन सी? एल। क्या नाम दे दिए? थोड़ा सा समझना है, कहेगा थोड़ा सा नहीं, हम तो पूरा समझेंगे। हाँ यार, पूरा समझना है, थोड़ा सा क्यों समझेंगे? हाँ, देखिए अब इसमें क्या करेंगे? भाषा वसा लिखेंगे। भाषा में क्या लिखेंगे? मान लिए कि Mn एक कौन सी है? मान लिया है कि Mn एक अवतल दर्पण है। Mn क्या है? एक अवतल दर्पण, जिसके सामने, ध्यान रखिएगा, जिसके सामने कोई वस्तु अनंत और C के बीच रखा गया है। देखिए अनंत और C के बीच रखा गया है ना, वो एक वस्तु को रखा गया है जिसका ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और कौन से? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब C और कहाँ? C और F के बीच बन रहा है। कौन सा? तो O डैश A डैश बनता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिख देते हैं, लिख रहे हैं कि माना कि, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि सूत्र बना देंगे लेकिन भाषा वसा लिखने नहीं आता है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये आपको देखना है कि वस्तु यहाँ पे रखा गया है ना, वस्तु OA है, तो बोलेंगे कि माना कि OA एक बिंदु वस्तु या OA एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत और C के बीच रखा गया है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ? तो A डैश O डैश C और F के बीच बनता है। बस यही तो भाषा में लिखना है। और क्या यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि Mn एक क्या हो गया? Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल क्या है? दर्पण। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जिसके सामने OA एक वस्तु को अनंत, कहाँ? अनंत एवं C के बीच रखा गया है, हो गया। जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? O डैश A डैश C एवं F के बीच बनता है। किसी को परेशानी है तो अभी बताइए, ये इतना बात ना लिख सकते हैं क्या? अच्छा, जो बताइए कि O से लेके A तक होगा वही ना B से लेके L तक होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि ये OA जो होगा, OA ये बराबर होगा कितना के? DL के, चाहे LB का है, यही ना कहेंगे। अच्छा, अब देखिए हमेशा क्या बताएंगे कि सभी तरह की दूरी दर्पण के P से मापा जाता है। दर्पण के कहाँ से? P से। तब वस्तु तो यहाँ पे है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा ये तो वस्तु दूरी होगा। यहाँ पे लिख देंगे O से लेके P तक जो दूरी होगा इसको वस्तु दूरी कहेंगे, लेकिन बाएं होने के कारण किस में होगा? माइनस में। प्रतिबिंब यहाँ ना बना है तो हमेशा दूरी तो यहीं से लेंगे, तो O डैश P जो होगा यहाँ पे लिखेंगे O डैश P, ये तो प्रतिबिंब दूरी, लेकिन है किधर? बाएं। तो बाएं है तो क्या लिखेंगे? माइनस। अरे कहते क्या नहीं है, C से लेके P तक जो दूरी होगा, ध्यान रखिएगा, CT जादव ये, तो ये हो तो बाएं है ना जी, तो इसको बोलेंगे R बोलेंगे, लेकिन बाएं होने के कारण किस में? माइनस में। और हम माइनस लिखेंगे, R को न लिखे R के बदले में 2F लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए कि F से लेके P तक जो होगा, F से लेके फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन किस में? क्यों माइनस में? बाएं है। अब आइए इधर, बाएं दाएं के चक्कर छोड़िए,
हम कह रहे हैं कि एक त्रिभुज यहाँ देखिए तो है त्रिभुज दिखा था, अब हाँ दिखा था। ये त्रिभुज के नाम का हो जाए, ये त्रिभुज के नाम हो जाए ओ ए सी चाहे ए ओ सी। अरे बोला अब हाँ हई हो गए 90 हई हो गए 90 हई भुजा सॉरी हई कोण बराबर हुई क्योंकि आमने सामने है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण भी बराबर होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ये त्रिभुज के यहाँ पे लिखा है कि समरूप बाटे, जब दो कोण बराबर के समरूप त्रिभुज कहल जाए। हमनी के 10वीं में पढ़े सन त्रिभुज वाला पाठ में, ठीक बा। हाथ के रेखा देखा तरीका है, ठीक है ना, देखा ना तो दुर्दशा खराब कर दे। यहां से लिखेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन सा? तो समरूप त्रिभुज ये त्रिभुजवा के नाम लिखेंगे। ये त्रिभुजवा के नाम बोला कहा ए ओ सी, यहाँ हो जाए ए ओ सी तथा हे त्रिभुज के नाम का हो जाए। तो ए त्रिभुज के नाम हो ध्यान रखा ए डैश ओ डैश सी। देखो यहाँ पे लिखाई कौन सी ए डैश ओ डैश सी। देखो समरूप त्रिभुज की खासियत होता है कि अगर एक त्रिभुज इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा कहते हैं कि अगर एक त्रिभुज का लंब ले रहे हैं तो दूसरा त्रिभुज के भी क्या लेंगे लंब। अगर एक त्रिभुज के आधार ले रहे हैं तो दूसरा त्रिभुज के भी क्या लेंगे आधार ही लेंगे। तो हई वाला त्रिभुज के लंब हई बा देखा सोच बा ना। अरे त्रिकोणमिति तो पढ़ के तुम ध्यान में दिला लंब है कि ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें ओ ए होगा तो इसमें लंब ओ डैश ए डैश। अरे बोलिए नीचे है ऊपर है ना लंब ओ डैश ए डैश। इसमें आधार ओ से लेके कहाँ तक यहाँ पे लिखेंगे ओ सी और इसमें आधार कहाँ से होगा तो सी से लेके ओ डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डैश सी। कहिए लिख सकते हैं। हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए आप लोग कि मान लीजिए कि भाई ये वो लकड़ी है लकड़ी, ठीक है। ये लकड़ी के पूरा लंबाई 50 सेंटीमीटर है। ए से लेके बी तक मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है 50 सेंटीमीटर। हमारा हेकर मान रहे एगो और दूरी बटे मान लो सी बा। टोटल लेंथ इसका कितना है? टोटल लेंथ इसका 50 है। कितना है 50 सेंटीमीटर। हमारा हई दूरी निकाले के बाकी कितना हुई, लेकिन हमरा ये नहीं पता हई पता बा हई वाला केने बाटे 40 सेंटीमीटर तक के ना बता दी कि हई 10 सेंटीमीटर बा। कैसे पता चलल? तो टोटल दूरिया में से हई वाला दूरिया घटा दिए तो हमरा यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले खातिर बोला का करे के पड़ी। अगर हेजा से लेके पी तक लेके फिर सी से लेके पी तक घटा दे तो हेजा वाला ना बच जाए। बुझा तो बा। हमरा चाहिए ओ से लेके कहाँ तक तो हम ओ से पी तक दूरी लें ओ में से सी से लेके पी तक की दूरी के हटा दे हेने वाला दूरी के तो हेने वाला ना बच जाए। तो इसको लिखेंगे ध्यान रखिएगा क्या ओ से लेके पी यानी ओ पी माइनस अब सी से लेके कहाँ पी यानी सी पी बाटा नीचे वाला के ध्यान दो। नीचे वाला में क्या हमको यही वाला ना दूरी चाहिए जो हई वाला ना। तो हई वाला दूरी निकाले खाते हम करें यहाँ से आप यहाँ लेके चले जाइए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बाबा के काहे हमारा तो हई दूरी चाहिए ना तो हेजा से हेजा तक हटा दो हेने वाला हटा दो यहाँ से लेके हेने वाला हटाए पड़ी ना। यानी सी से लेके पी तक में सी पी में से हटाना पड़ेगा ओ डैश पी। यहाँ पर होगा ओ डैश पी। किन महारथियों को नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए किनको नहीं आ रहा है समझ में? सबको आ गया? वाह क्या बात है। तो यहाँ से लिखेंगे ध्यान रखिएगा इसी को हम लोग लिखेंगे ये ओ ए और बटा में ओ डैश ए डैश बराबर भाई ओपी ने लिखाई हो ओपी के बदले में देखा क्या बा तो यहाँ लिखेंगे माइनस सी। बीचवा में क्या है सीपी भी ना लिखा सीपी के बदला में देखा था क्या बा एक लिख लिया तो माइनस में 2f है। यहाँ पहले से माइनस ताक रहा है तो प्लस में 2f होगा बटा सीपी। अरे सीपी का यहाँ पे है माइनस में 2f बीच में क्या है ओ डैश पी कितना है माइनस में हो रही माइनस में तक प्लस में ना हो समीकरण क्या मान लिया। अब ठीक बा मान लिए आपके बात। अब क्या लेंगे एक और त्रिभुज देखिए हई दिखा था हई वाला देख रहे थे आमने सामने के कोण बराबर ना है हेनियो 90 डिग्री हेहू में 90 डिग्री क्योंकि ये लंब डाला गया है।
भाई लंब डाले हैं बी से, याद है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, फिर लिखेंगे फिर इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समझा तर बिना है ए डैश ओ डैश एफ कहेंगे ना, तो समरूप त्रिभुज ए डैश ओ डैश और क्या एफ तथा हे त्रिभुज के नाम दिए तो क्या होगा? बी एल एफ। तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, बी एल एफ में। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये त्रिभुज का लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे। आप ये आगे पीछे भी त्रिभुज बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मन करे कि नहीं हम तो पहले इस त्रिभुज का नाम देंगे बी एल एफ, बाद में इसका नाम देंगे, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए डैश ओ डैश और क्या है एफ, यही ना कहेंगे जी। इस त्रिभुज का लंब ये है, इस त्रिभुज का लंब ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका लंब क्या है? तो बी एल, इसका लंब क्या है? ए डैश ओ डैश बराबर, इसका आधार है ये ना है एफ एल, और इसका आधार ओ डैश एफ है क्या? ओ डैश एफ। थोड़ा सा हमको ये बताना, थोड़ा सा सबूत करा ना, अरे पहले समझ तो लो, क्या करोगे लिख के, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखेंगे कि यदि, देखिए यदि एल जो होगा पी के अत्यंत करीब होगा, अत्यंत कहने के मतलब कि एकदम निकट होगा, एकदम निकट होगा, तो जो एफ से लेके पी तक होगा वही एफ से लेके कहाँ होगा? एल तक। तो लिखेंगे यदि एल पी के अत्यंत निकट हो, तब बताना क्या हुई? अत्यंत निकट हो तब एफ से लेके एल तक जितना होगा, एफ से लेके एल तक उतना ही एफ से लेके कहाँ तक होगा? लिखेंगे ए से लेके, हाई बी एल काहे को लिखेंगे? बी एल का मान देखिएगा क्या है, यहाँ लिखेंगे ओ ए बाटा ए डैश, पहले भी इसको भी लिख सकते हैं ओ डैश ए डैश बराबर एफ एल नहीं लिखेंगे, देखिए एफ एल है ये ना है, एक मतलब में क्या लिखा है? एफ पी बटा में ओ डैश एफ। देखिए कहाँ आइए ना, ओ डैश एफ है, अब ओ डैश एफ है तो लिख लेते हैं ओ डैश एफ, दोनों करना है ओ डैश एफ बराबर है एफ एल रहेगा, सॉरी एफ पी है, इसको लिखेंगे, और नीचे ओ डैश एफ है, देखिए कहाँ पे है ओ डैश एफ है ये ना है। ये वाला दूरी निकालना होगा तो बोलिए क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक में से, यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे तो निकल जाएगा, तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, ओ डैश एफ में से ओ डैश पी में से, ध्यान रखिएगा एफ पी हटा देंगे तो आ जाएगा, मान भरेंगे, एफ पी का मान देखिए तो यहाँ पे कितना है, कितना? तो माइनस में लिखेंगे एफ बटा ओ डैश पी, देखिए ओ डैश पी कितना है? माइनस में भी है, बीच में माइनस एफ पी, तो एफ पी के मान कितना है? माइनस एफ, तो ये प्लस एफ हो जाएगा। लिखेंगे इसको समीकरण क्या मानेंगे? इसको समीकरण 2 मानेंगे। पहले इतना लिखिए, जगह इतना ही है। देखिए इधर भी मिटा रहे हैं, मिटा दे, फिगर भी मिटा देते हैं, मिटा दे। अब समीकरण एक और 2 को गौर से देखिए कि जो इसमें एलएचएस है वही इसमें एलएचएस है कि नहीं है, दिख रहा है क्या? ओ डैश ए डैश ओ डैश ए डैश है ना, इसका मतलब एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर ही होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा कहाँ से बराबर कर लेंगे, फिर किधर गया? वहां पे माइनस क्यू और प्लस में क्या है 2f बटा में क्या है माइनस में 2f प्लस v बराबर, इसमें देख लीजिए क्या है माइनस में f बटा में कितना माइनस v और प्लस में क्या क्रॉस गुणनफल कराना है। क्रॉस गुणन सुनिए पहले, अरे रुक जाओ, रुको देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो गुना कैसे करेंगे, तो पहले माइनस v से u में माइनस u तो माइनस माइनस u v लिख देंगे, माइनस u से 2f में तो माइनस में होगा 2vf होगा कि नहीं होगा, तभी तो सिर्फ v से गुना कराएगा ना। अब किससे कराना होगा, तो f से गुना कराएंगे तो माइनस में uf होगा, इससे इसमें तो प्लस में होगा 2f² होगा
एफ लिख दिए फिर स्क्वायर बलाबल बलाबल का हुई तो माइनस एफ में माइनस 2f से गुना तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ में प्लस वी एफ से गुना v से गुना होगा तो माइनस में वी एफ। अरे कहिए हाँ कौन है। अब हम कह रहे हैं कि देखिए इसमें बिना एफ वाला ही है ना, आप इसको और इसको हटा दीजिए, बिना एफ वाला है ना, इसको इधर आने दीजिए, एफ वाला दोनों को ले जाइए उठा, ले जाइएगा तो इधर होगा यू भी बराबर है माइनस में बा होने देता आइयो माइनस में बा होने देता यहाँ पर लिखेंगे ध्यान रखिएगा 2vf आइयो प्लस में होगा uf हाई टेन है ना बा एकरा के लिख दिए vf केकरा बुझाए फिर से कहते माइनस में इधर रखे माइनस में इधर रखे हाई तो इधर है यानी ये हो जाएगा uv बराबर दो vf में से एगो vf घटी ना है vf है ना तो एगो vf बच जाए और प्लस में uf है ना। अब हम देखिए ना कि इसमें तीन गो राशि है uvf तो दोनों तरफ uvf से भाग लगा देंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ किससे uvf से क्या करने पर भाग देने पर तब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे uv बटा में uvf होगा क्या vf बटा में क्या uvf प्लस ये क्या है uf बटा में क्या uvf काटा कुटी कीजिए ये खत्म vf से vf खत्म u से u खत्म f से f खत्म तो यहाँ बचेगा ऊपर एक या नीचे कितना f ऊपर एक या नीचे क्या u ऊपर एक या नीचे क्या बोलिए यही ना सिद्ध करना था सिद्ध हो गया यही